आज भी ज़्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने के पीछे ही लगे रहते हैं। लॉ करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जो कि एक लॉ स्टूडेंट कॉलेज एग्जाम में एवरेज परफॉर्मर रहा है, वो भी जुडिशियल सर्विसेज में अपना करियर सोच सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप डेडिकेटेड होकर बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तो आप चाहे एवरेज ही क्यों ना हो या बैक बेंचर्स भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने जीवन के 1-2 साल बहुत डेडिकेटेड और स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल जुडिशरी क्लियर कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट इंडिया टॉक्स के इस नए एपिसोड में। मेरा नाम एडवोकेट प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुसियास्ट, टेक्नो लीगल एडवाइजर। दोस्तों, जैसा कि हमने हिंदी फिल्मों के कोर्ट रूम सीन में देखा है कि वो जज का आखिरी डायलॉग कितना फैसिनेटिंग लगता है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्दे नजर रखते हुए मुलजिम गब्बर सिंह वल्द हरि सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तब हमें लगता था कि लॉ की फील्ड में एक लंबे अनुभव वाले व्यक्ति को ही जज की कुर्सी मिलती है। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए लंबे समय का अनुभव होना जरूरी है, मगर लोअर कोर्ट के जज बनने के लिए आप लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करते ही जज की कुर्सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे ही गेस्ट से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज क्लियर किया है। आरजीएस 2021 में 27वीं रैंक प्राप्त करने वाली सिविल जज मैम वर्षा सिंह। मैम, शो पर पधारने के लिए लेड इंडिया की पूरी टीम की ओर से और हमारे व्यूअर्स की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू प्रणय, और आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और आपके साथ जुड़ने का एक मौका दिया, उसके लिए भी थैंक यू। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2021 में 27th रैंक प्राप्त कर सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने वाली मिस वर्षा सिंह ने इस अचीवमेंट को काफी कम उम्र में हासिल किया है। मिस वर्षा सिंह राजस्थान के एक छोटे से शहर चित्तौड़गढ़ से हैं। चित्तौड़गढ़ वैसे तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मगर सुविधाओं के आधार पर देखें तो वो इतना डेवलप नहीं है। एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के गाइडेंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वर्षा मैम ने अपनी स्कूलिंग चित्तौड़गढ़ से ही की है। चित्तौड़गढ़ के बिरला शिक्षा केंद्र की वो टॉपर रही हैं और उन्हें हेड गर्ल भी चुना गया था। हायर स्टडीज के लिए उन्होंने शहर के बाहर जाने का कदम उठाया। फैमिली में आपके फादर और मदर ने आपको सपोर्ट भी किया इस डिसीजन के लिए। आपके फादर चित्तौड़गढ़ में एज एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं और मदर गवर्नमेंट स्कूल की लेक्चरर है और आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी भी हैं। वर्षा मैम ने अपनी 5 ईयर बीए एलएलबी 2019 में एनएलयू पटियाला से कंप्लीट की है और एलएलएम 2022 में नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु से कंप्लीट की है। 2018 में आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्राइस मीडिया मूड कोर्ट कंपटीशन में इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया था। दोस्तों, लोअर जुडिशरी की जज की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी हमें करनी चाहिए, किन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए और किन आदतों से बचना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब हम उनसे जाने जिन्होंने इस सक्सेस को अचीव किया है, तो होगी ये एक प्रॉपर गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करने से पहले मैम, मैं आपको इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैम, आज भी हमारी सोसाइटी में करियर को लेकर एक फैंटाज्म है कि करियर मतलब डॉक्टर या इंजीनियर। ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगी कि ऐसा क्या ड्राइविंग फोर्स है जो कि किसी स्टूडेंट को लॉ की फील्ड में आने के लिए इंस्पायर करेगा? आपने ठीक ऑब्जर्व किया कि आज भी ज़्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने के पीछे ही लगे रहते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का नेचर, टैलेंट, उनके स्किल्स को असेस करना चाहिए और बच्चों को खुद भी ये सोचना चाहिए
कि उनका असली इंटरेस्ट कहाँ लाए करता है। अगर सचमुच में उन्हें साइंस में इंटरेस्ट है, तो फिर उन्हें इसी पाथ पे जाना चाहिए, या उन्हें फाइनेंस में बहुत रुचि है, तो शायद सीए बनना चाहिए। लेकिन सिर्फ उस भेड़-चाल में कि उनके साथ के सभी लोग यही कर रहे हैं, तो चलिए हम भी यही करते हैं, तो फिर आपको इन्हीं पाथ्स पे नहीं जा कर के और सोचना चाहिए। मैं आपके साथ ये शेयर कर सकती हूँ कि मैंने क्यों लॉ को चूज़ किया। तो उसके पीछे यही एक रीज़न रहेगा कि लॉ करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, करियर ऑप्शंस। कई लोगों का ये मानना होता है कि लॉ करके आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं या लिटिगेशन कर सकते हैं, आप एक एडवोकेट बनकर कोर्ट्स के सामने जा सकते हैं। लेकिन आजकल लॉ का करियर सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं रह गया है। कई सारे कॉर्पोरेट जॉब्स हैं और काफ़ी वेल पेइंग जॉब्स हैं। जैसे कि कई सारी लॉ फर्म्स हैं इंडिया में, कई सारी कंपनीज़, सभी कंपनीज़ रादर, उनका एक लीगल सेक्टर होता है जहाँ उन्हें लीगल एडवाइज़र्स की ज़रूरत होती है। वहाँ भी बहुत सी जॉब्स हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारे पब्लिक पॉलिसी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमारी गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी जो मिनिस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, उन्हें लीगल रिसर्च की ज़रूरत होती है और उसके लिए उन्हें रिसर्चर्स चाहिए होते हैं, जो कि आप लॉ करके बन सकते हैं और उनके लिए रिसर्च कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जो मैंने पाथ चूज़ किया है, आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देकर सीधे जज भी बन सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो लॉ एक बहुत ही बड़ा एक वास्ट फील्ड है, जिसको करने के बाद भी आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। और अगर किसी का इंटरेस्ट सोशल कॉजेज़ में है, उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, तो उन्हें ज़रूर लॉ को कंसिडर करना चाहिए एज़ अ करियर। क्या जब हम लॉ स्कूल में होते हैं तो वहां ऐसा कैटेगराइजेशन हो जाता है कि जो टॉपर हैं वो जुडिशियल सर्विसेज के लिए सूटेबल रहेंगे और जो बाकी के लोग हैं उन्हें अपने लिए कॉर्पोरेट जॉब ट्राई करनी चाहिए या तो फिर कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए? हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा मानना हो, लेकिन ये बिल्कुल भी एक ठीक ओपिनियन नहीं है। बिकॉज़ आई थिंक कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर हो तो ही आप जुडिशरी या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स निकाल पाएँगे, और अगर आप एवरेज है या आपकी रैंक कहीं बीच में है क्लास के, तो आप नहीं कर पाएँगे। ये मानना बहुत ही गलत होगा। क्योंकि आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से कि मैंने अपने कॉलेज के काफ़ी ऐसे सीनियर्स को, कुछ बैचमेट्स को देखा है, जो कि कॉलेज में उतने भी ब्राइट नहीं थे या मतलब मिडल रैंक्स में कहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप डेडिकेटेड होकर बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तो आप चाहे एवरेज ही क्यों ना हो या बैक बेंचर्स भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने जीवन के 1-2 साल बहुत डेडिकेटेड और स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल जुडिशरी क्लियर कर सकते हैं। मैम, जैसा आपने बताया जो कि एक लॉ स्टूडेंट कॉलेज एग्जाम में एवरेज परफॉर्मर रहा है वो भी जुडिशियल सर्विसेज में अपना करियर सोच सकता है? जी, बिल्कुल। मैं तो ऐसा बिल्कुल मानती हूँ। मैंने खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को जुडिशरी क्लियर करते हुए देखा है। बस आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए और मेहनत आपको करनी होगी, फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई लॉ स्टूडेंट जुडिशियल सर्विसेज को अपना एम बना लेता है तो उसे तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? कॉलेज के दौरान ही या कॉलेज कंप्लीट होने के बाद? मेरा ये मानना है कि वैसे तो आप कॉलेज के बाद में भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी का जो सिलेबस है और उसकी तैयारी में जितना आपको मेहनत की ज़रूरत है, उसमें 1 साल से 1.5 साल के बीच में आपको लगता ही है। तो आइडियली स्पीकिंग अगर आप कॉलेज में ही हैं, तो आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर आप 5 ईयर लॉ कोर्स कर रहे हैं, तो 4th ईयर इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 4th और 5th ईयर आप पूरा डेडिकेशन के साथ में जुडिशरी की तैयारी करें। अगर आप 3 ईयर लॉ कोर्स कर रहे हैं, तो मे बी सेकंड ईयर के बीच में आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि कॉलेज के शुरू के 1-2 साल आपको थोड़ा हर चीज़ ट्राई करके देखना चाहिए कि आपकी रुचि क्या करने में है। लेकिन 4th और 5th ईयर में आकर आपको अपने फ़ील्ड के बारे में थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। तो मेरी यही सजेशन होगी कि आपको कॉलेज के 4th ईयर में या 3 ईयर लॉ कोर्स कर रहे हैं तो सेकंड ईयर में ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैम, जैसा कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है कि जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है उस नॉलेज के भरोसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है। सीधी बात कहूं तो कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। क्या जुडिशियल सर्विसेज में भी ऐसा है या कॉलेज में पढ़ाया हुआ भी काम आ सकता है? मेरा ये मानना है कि ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आप जुडिशरी देना चाहते हैं मगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और अगले 6 महीने में ही एग्ज़ाम है,
तब शायद कोचिंग लेना ज़रूरी भी हो सकता है, क्योंकि वो आपको पेपर पैटर्न के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी ही इतनी मजबूत रखें अपनी, और अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तब आपको कोचिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने ज़रूर कोचिंग ली है, और मुझे लगता है कि कोचिंग तब ज़रूरी है जब आप को टेस्ट्स वगैरह देने हों और इवैल्यूएट करने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बाकी एस्पिरेंट्स के साथ। तो आपको टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ में बहुत मुश्किल आ रही है, तो कुछ लेक्चर्स आप ले सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको कोचिंग जॉइन करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ज़रूरी ही है। कई सभी लोग सेल्फ स्टडी करके भी उसे निकालते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, तो आप सेल्फ स्टडी के साथ में भी निकाल सकते हैं। जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए किसी को किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए मैम? जी, बिल्कुल, मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकती हूँ। तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आप पहले नैरो डाउन करें कि आप किन-किन स्टेट्स की जुडिशरी के एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, इंडिया में कोई एक एग्ज़ाम नहीं होता है सेंट्रल जुडिशरी का। हर एक स्टेट अपना अलग लेवल पे जुडिशरी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो पहले आप ये नैरो डाउन करिए कि आप किन-किन स्टेट्स का देना चाहते हैं। जैसे मेरे लिए टारगेट्स थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि आप उनके सिलेबस को या तो प्रिंट आउट करवाइए, या फिर आप लिख करके अपनी नज़रों के सामने रखिए। उसे किसी ऐसी जगह चिपकाइए कि आपको रोज़ नज़र आए, और आप रोज़ उसे ध्यान से देखिए कि कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं जो पूछे जा रहे हैं। थोड़े पास्ट ईयर के पेपर्स निकाल कर देखिए कि किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, किन सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और पेपर पैटर्न देखिए, क्योंकि हर एक का अलग होता है। जैसे राजस्थान में 70 मार्क्स का लॉ, 30 मार्क्स की लैंग्वेज है। मध्य प्रदेश में 100 का 90 का लॉ, कुछ लॉ होता है शायद, और थोड़े मार्क्स की जीके। तो उस तरह से आपको सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये है कि आप सिलेबस को अच्छे से देखिए। वो आपके लिए एक मैप की तरह है। जब आपको सिलेबस अच्छे से पता होगा, तभी आप इन डेप्थ सब्जेक्ट को पिकअप कर पाएँगे। अगली बात ये है कि किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कोर सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। मतलब उनसे सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं, और वो सबसे बड़े लॉज़ भी हैं। वो हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एरिया अगर हम कहें तो वो यही है। तो एक अच्छा आइडिया होगा कि अपनी तैयारी के शुरू में आप इन पाँचों में से कोई एक टॉपिक, कोई एक सब्जेक्ट उठाएँ और उसको पढ़ना स्टार्ट करें, और साइड बाय साइड जो माइनर लॉ है, उसको भी साथ-साथ में पढ़ते जाएँ। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर मैं दिन भर में जितनी भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसका 60% टाइम मैं वो मेजर लॉ पढ़ूँगी, मतलब जो 5 सब्जेक्ट्स अभी मैंने कहे उनमें से कोई एक, और बाकी 40% ऑफ माय स्टडी आवर उसमें मैं पढ़ती थी जो दूसरे छोटे लॉज़ हैं उनको। उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास बेयर एक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बेयर एक्ट को रखें अपने पास, उसमें साइड में नोट्स वगैरह बनाएँ। टेक्स्ट बुक का होना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको बेयर एक्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप टेक्स्ट बुक को रेफ़रेंस कर सकते हैं। तो उस तरह से बेयर एक्ट पर अपना फ़ोकस करते हुए अगर आप अपनी पढ़ाई करेंगे, तो आप बेटर पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में पास्ट ईयर पेपर्स को देखते रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रीलिम्स के स्टेज पर हो, चाहे मेंस के स्टेज पर हो। तो आप पास्ट ईयर के पेपर्स को देखते रहिए और उन्हें सॉल्व करते रहिए, और साइड बाय साइड अपनी स्टडीज़ को अगर कंटिन्यू करें, तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। कितना टाइम और एफर्ट मांगती है ये तैयारी? मुझे लगता है कि एक बार वो सभी सब्जेक्ट्स करने में, जैसे राजस्थान में अराउंड 15 टू 16 या शायद लगभग 20 के आसपास लॉज़ पूछे जाते हैं। तो हर एक लॉ को अच्छे से पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, फिर उसके पेपर सॉल्व करना, उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, ये सब कहीं 9 मंथ्स से लेके 1 साल तक का तैयारी तो ये माँगता ही है मिनिमम। उससे थोड़ा बहुत ऊपर भी आपको लग सकता है। लेकिन 9 मंथ्स टू 1 ईयर तो आपको डेडिकेटेडली उसके लिए पढ़ना ही होगा। प्रेज़ेंट मोमेंट आप कितना पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी कुछ भी आपने स्टार्ट नहीं किया है और अचानक से आप बहुत बड़ा प्लान बना लें कि कल से मैं 10 घंटे पढ़ूँगा, तो शायद आप उस पे स्टिक ना कर पाएँ। तो आप धीरे-धीरे अपने स्टडीइंग आवर्स को बढ़ाएँ। वैसे अगर आप मेरी एडवाइस मानें, तो 7 टू 8 आवर्स इनफ होते हैं सेल्फ स्टडी के जुडिशरी की तैयारी के लिए। लेकिन आप जितने भी घंटे अभी पढ़ रहे हैं, उसको धीरे-धीरे बढ़ाइए। क्योंकि आपको थोड़ा लॉ पढ़ना है, थोड़ा आपको करंट अफ़ेयर्स के लिए न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस के लिए एसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी,
थोड़ी लैंग्वेज की बुक्स देखनी होंगी। तो हर एक के लिए थोड़ा-थोड़ा टाइम भी अगर आप निकालें तो मिनिमम 8 आवर्स, उससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। लेकिन जब प्रीलिम्स या मेंस नज़दीक हो, मतलब जब 1 ही महीना बाकी रह गया है, तब ये टाइम ऑफ कोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है और 10 से 12 घंटे भी हो सकता है लगे। पर एवरीडे बेसिस पे आपको मिनिमम 8 आवर्स तो देने ही चाहिए, इन माय ओपिनियन। क्या प्री और मेंस के लिए अलग-अलग स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए? जी, तो मेरा ये मानना है कि आपको दोनों की साथ में ही तैयारी करते हुए चलना है। अगर आप इसी भरोसे रहे कि पहले एक बार प्री तो निकले फिर मैं मेंस की तैयारी करूँ, तो ये आपको नुकसान करेगा, क्योंकि हर स्टेट में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने के कुछ 1 या 2 महीने बाद ही मेंस की परीक्षा हो जाती है। तो सिर्फ़ 1-2 महीने में आप मेंस की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए डे 1 से ही आपको प्री और मेंस की साथ-साथ में तैयारी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं जैसे, तो आप उसको पढ़ते जाइए, उसके अच्छे से बड़े नोट्स भी बनाइए, साथ ही में उनको याद रखने के लिए शॉर्ट नोट्स या पॉइंटर्स भी बनाते जाइए। तो उसके बाद में दिन के एंड में, या कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो बीच में आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती रहेगी। थोड़ा और आपने पढ़ाई की, जब वो टॉपिक आपने पूरा पढ़ लिया, तब आप पास्ट ईयर पेपर्स उठाइए और देखिए कि इस सब्जेक्ट से, इस एरिया से, फंडामेंटल राइट्स से जैसे क्या-क्या सवाल पूछे गए थे, और फिर आप उनके आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए और उनको किसी से चेक करवाइए। आपके कोई सीनियर हो सकता है, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, कोई एडवोकेट जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनसे बस अपने आंसर चेक कराइए। तो इससे आपकी प्री और मेंस की साथ-साथ तैयारी होती जाएगी, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय बहुत कम होता है और कई लोग उसमें आंसर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। प्रीलिम्स आपकी मेमोरी चेक करता है और मेंस आपका एप्लीकेशन चेक करता है। तो आपको लॉ याद होना भी ज़रूरी है फॉर प्रीलिम, और आपको लॉ अप्लाई करना आना चाहिए फॉर मेंस। तो बेहतर ये होगा कि अपनी तैयारी करते वक़्त आप दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखें कि आप लॉ को याद भी कर रहे हैं और साथ में ऐसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाएँ मेंस के स्टेज में। मैम, किसी को जुडिशियल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज की तैयारी एक साथ करनी चाहिए? देखिए, ये मुश्किल तो होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरी एडवाइस ये होगी कि शायद आप एक ही चीज़ पर फ़ोकस करें तो बेटर है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपने लॉ ऑप्शनल को चूज़ किया है, तो कहीं न कहीं आप साइड बाय साइड जुडिशरी की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑप्शनल का जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें और अलग-अलग स्टेट्स के जुडिशरी सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस होता है। कई सारे नए एक्ट्स ऐसे पूछे जाते हैं जो यूपीएससी में नहीं पूछते। तो आपको ज़्यादा मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन थोड़ा मेरा मानना है कि ये मुश्किल काम है। तो इससे अच्छा होगा कि आप अपना फ़ोकस किसी एक ही चीज़ पर रखें और पहले उसको क्लियर करें। शायद उसके बाद में आप और भी एग्ज़ाम्स के बारे में सोच सकते हैं। मैम, ऐसा तो अक्सर होता है कि कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं निकाल पाता है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि बंदा अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखे और अपने स्किल्स और स्ट्रेटेजीज को इंट्रोस्पेक्ट करे? जी, आई थिंक मैं खुद भी एक एग्ज़ाम्पल हूँ इसी चीज़ का, क्योंकि मैंने राजस्थान जुडिशरी क्लियर करने से पहले मध्य प्रदेश और हरियाणा के पेपर्स भी लिखे, लेकिन मैं उन्हें नहीं क्लियर कर पाई। फिर ये वर्कआउट कर गया। तो ज़रूरी नहीं है, कई लोग लकी भी होते हैं या शायद उनकी मेहनत भी ज़्यादा होती होगी कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। पर मेजॉरिटी लोग ऐसे ही हैं जो बार-बार अटेम्प्ट्स देने पर ही उसे क्लियर कर पाते हैं। तो एक पोयम है ना जिसकी लाइन्स ऐसा बोलती है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो वही चीज़ आपको मन में रखनी होगी। कोई भी सामने वाला आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। तो आपको जब भी मुश्किल लगने लगे या जब आप कई अटेम्प्ट्स दे रहे हैं और क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपने सबसे पहले ये शुरू ही क्यों किया था? अगर आपका रीज़न जुडिशरी करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर शुरू से आपके पास एक बहुत ही एक आप में एक डिज़ायर है कि आपको ये करना ही है, तो आप इस तरह से निराश नहीं होंगे। माना कि बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है जब आप बहुत मेहनत करने के बाद भी 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो तब आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इंटरव्यूज़ और लोगों के। ऐसे बहुत सारे जजेस हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बहुत अटेम्प्ट्स लेने के बाद हुआ। या हर फील्ड में ऐसे कई पॉलिटिशियंस हैं, कई एक्टर्स हैं, जो बहुत साल तक उनका कुछ वर्कआउट नहीं किया, लेकिन फिर चीज़ें बेहतर होने लगी। तो ऐसे मोटिवेशनल कुछ म्यूज़िक सुनिए, कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ देखिए,
खुद अपने आप में इसको इंट्रोस्पेक्ट करिए तो आपको बेटर फील होगा। मैम, आप इंटरव्यू के लिए क्या गाइड करना चाहेंगी? क्योंकि इंटरव्यू में नॉलेज और स्किल के साथ-साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी प्रेज़ेंट करना होता है। इंटरव्यू के लिए आपकी सॉफ्ट स्किल सबसे ज़्यादा टेस्ट होती हैं, तो उसके लिए एक अच्छा आइडिया ये होगा कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा वर्क कीजिए। जैसे कि जब हम कॉलेज में होते हैं तब भी डिबेट सोसाइटी होता है, मूड्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस, उनमें जितना हो सके हिस्सा लीजिए। अगर आपको लगता भी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतने अच्छे नहीं हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो बेटर होता जाएगा। तो अच्छा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करें। उसके अलावा डेली न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी हैबिट है। उससे आपको करंट अफ़ेयर्स के बारे में पूरा ध्यान रहता है, जो ही सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। स्पेशली करंट लीगल अवेयरनेस के अभी कौन से रीसेंट केस लॉज़ पास हुए हैं, क्या कोई नया लॉ आ रहा है, क्या कुछ रिपील हुआ है, आप उसको चेक करते रहिए, तो ओवरऑल वो आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत डेवलप करता है। उसके अलावा एक अच्छा आइडिया ये भी है कि आप मिरर के सामने रह कर के अपने आंसर्स को प्रैक्टिस करें। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं? या फिर आपकी हॉबीज़ क्या हैं? इनके आंसर्स आप मिरर में देख कर के प्रैक्टिस करिए बोलने की, तो आप खुद ही समझ पाएँगे कि आप कहाँ वीक हैं, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यही सब कुछ सजेशंस होंगे। क्या इन सारी स्ट्रेटेजीज के लिए कोचिंग जॉइन करना ज़रूरी हो जाता है? या सेल्फ स्टडी से भी अचीव किया जा सकता है? क्योंकि जो लोग बड़ी सिटीज में नहीं हैं या जिनके लिए बड़ी सिटीज में जाकर कोचिंग अफोर्ड करना नहीं हो पाया, तो उनके लिए क्या होप है? देखिए, कोचिंग्स जो हैं वो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा हेल्प और सपोर्ट ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन ऐसा ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ अगर कोचिंग लेंगे तो ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँगे। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं लेकर भी एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाएँ और टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपके पास कम समय है तो शायद कोचिंग कहीं न कहीं ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, तो कोचिंग इतनी भी ज़रूरी नहीं है, जितना कि हमें कहा जाता है। दूसरी बात ये कि आप अगर स्मॉल सिटीज़ से भी हैं, तो आजकल यूट्यूब ने कंटेंट को बहुत डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है। आप यूट्यूब पे इतने सारे फ्री लेक्चर्स आपको मिल जाएँगे अच्छे से अच्छे टॉपिक पे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। कई लोग आजकल ऑनलाइन जुडिशरी के कोर्सेज़ भी करवाते हैं, जो उतने एक्सपेंसिव नहीं हैं। तो उन सब के थ्रू आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना शहर छोड़कर और कोचिंग जॉइन करें। आप घर रहकर भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए अगर आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आप खुद भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा जो बाकी स्किल्स हैं, वो कौन-कौन सी स्किल्स हैं और उनके लिए कैसे प्रैक्टिस करें? मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लगता है कि वो स्किल जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जुडिशरी एग्ज़ाम्स देते वक़्त, वो है पेशेंस या फिर कंसिस्टेंसी। कई बार हम इतने टाइम से मेहनत करते हुए हताश होने लगते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट निकलने में, नोटिफ़िकेशंस आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ और ये सब, उतना ही आप ज़्यादा पॉलिश होते जाएँगे और उतने आपके चांसेस बढ़ते जाएँगे। तो अगर आप डेली अपना टारगेट नहीं मीट कर पा रहे, जो आपने सोच के रखा था, लेकिन आपने एटलीस्ट 2 घंटे तो पढ़ाई की, 3 घंटे तो पढ़ाई की, तो वो भी ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें जो हमने बचपन से कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, वो बिल्कुल जुडिशरी के एस्पेक्ट में अप्लाई करती है। आप बहुत बिल्कुल तेज़ भाग के आगे पहुँच जाएँ, उससे बेटर होगा कि आप धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आप कंटिन्यूअसली चलते रहें और अपने गोल की तरफ आप वर्क करते रहें। तो आपको यस, ये स्किल कंसिस्टेंसी की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो मैंने पहले बात की थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम पे आपको बिल्कुल काम करना चाहिए। क्या टेक्नोलॉजी का भी कोई सपोर्ट अपनी इस तैयारी में हम ले पाते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है प्रिपरेशन में अब तो। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी, यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जुडिशरी की तैयारी के लिए, क्योंकि आपको वहाँ कई सारे अच्छे लेक्चर्स मिल सकते हैं, कई अच्छी स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन की वीडियोज़ मिल सकती हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे ब्लॉग्स भी हैं, जैसे आई प्लीडर्स है, लॉक्टोपस,
कई सारे ऐसे और भी हैं जहाँ पर शॉर्ट और बहुत अच्छे आर्टिकल्स रहते हैं। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है या टेक्स्ट बुक में बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनर आप चाहते हैं कि कोई समरी शॉर्ट में कहीं कुछ मिल जाए, तो वो आपको ऑनलाइन काफ़ी सारी जगहों पर मिल सकता है। उसके अलावा आजकल ऑलमोस्ट हर मेजर कोचिंग के ऑनलाइन कोर्सेज़ भी होने लगे हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी नए सिटी में जाएँ, वहाँ पीजी लो, अपना सब कुछ करो। उससे बेटर है कि आप घर पे रहकर ही कहीं का ऑनलाइन कोर्स जॉइन कर लीजिए और अपने रेगुलर पढ़ाई के साथ-साथ आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं ऑनलाइन। तो टेक्नोलॉजी को अगर आप ठीक से इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी काम आ सकती है। वर्षा मैम, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं आज। निश्चित ही हमारे व्यूअर्स जो आगे आने वाले जुडिशियल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी यूजफुल रही होगी ये गाइडेंस। उसके अलावा जो भी जुडिशियल सर्विसेज के बारे में नहीं सोच रहे थे, जिन्होंने इसे अपने करियर ऑप्शन के रूप में नहीं देखा, उन्हें भी एक जबरदस्त मोटिवेशन मिला होगा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। एक बार फिर से आपका इस शो पर आने के लिए मैं अपने दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाल कर आएंगी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हमें गाइडेंस देंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया और मैं अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर कर पाई उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मिस वर्षा सिंह से हमें जो गाइडेंस मिली है, वो आपके लिए कितनी यूजफुल रही है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आपके लिए नए नए एपिसोड लाते रहें, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है। तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।